अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास बेटे। ओपन योर फिज़िक्स बुक चैप्टर नंबर 9। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी। एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। पार्ट सी बेटे हम लोग कर रहे थे, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन 9.1, 9.2 एंड 9.3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको 9.4 से स्टार्ट कराऊंगी। बुक का पेज नंबर है 193 है। क्वेश्चन आपका है सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन मैं कौन सा करवा रही हूँ 9.4 बेटे। 9.4 मैं भी करवाऊंगी आपको। लेट स्टार्ट 9.4। डिस्क्राइब व्हेन अ थ्योरी इज रिजेक्टेड और नीड्स इट्स मॉडिफिकेशन। आपने ये बताना है थ्योरी को कब रिजेक्ट किया जाता है या कब ये पता चलता है कि वो थ्योरी जो है फर्दर उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आपने सिंपली बताओगे मतलब 3 मेन बेसिक्स मतलब इसके रूल्स हैं कि जिसकी बेस पे आपको पता चलता है कि थ्योरी जो है हमारी इसमें मज़ीद हमें थ्योरी रिजेक्टेड थ्योरी है ये और इसको मॉडिफिकेशन चाहिए। पहली चीज़ क्या है, अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हो और जो ऑब्जर्वेशन हो उनके दरमियान में कन्फ्लिक्ट आ जाए, वो दोनों एक दूसरे से मैच ना करें, ठीक है, ये एक वजह। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि जो एक नई थ्योरी आई है वो ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है और कम्प्रीहेंसिव है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर थ्योरी जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन ना करे तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी थ्योरी रिजेक्टेड हो जाती है और हमें नई थ्योरी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, आप पीछे आओ यहाँ पे, अगर हम थ्योरी पढ़ें यहाँ, ठीक है, ये आपका थ्योरी लिखा है। आपने इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये बताना है कि पहले आपने क्या लिख लेना है, थ्योरी की डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आपसे पूछा हुआ है ना डिस्क्राइब व्हेन अ थ्योरी इज रिजेक्टेड, तो आपने बताना है देयर आर मैनी रीजन, सम ऑफ द रीजन आर एज फॉलोज। आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 पॉइंट्स आप लिखोगे। पहले पॉइंट में बेटे आप लोग क्या लिखोगे, मैं आपको बता रही हूँ। पहले पॉइंट में आपने क्या लिखना है, अ थ्योरी इज रिजेक्टेड और नीड मॉडिफिकेशन व्हेन। नंबर 1 पे आप लोगों ने क्या लिखना है, इफ न्यू एक्सपेरिमेंटल डाटा और ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर जो हमारी एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनमें कन्फ्लिक्ट आए, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए, नंबर 1। नंबर 2 पे आप लोग क्या राइट करोगे, व्हेन अ न्यू थ्योरी प्रोवाइड मोर एक्यूरेट और कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन। अगर जो नई थ्योरी आई है, यानी कि जो हमारी नई थ्योरी है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, तो पुरानी थ्योरी रिजेक्टेड होगी फिर, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि अगर हमारी जो थ्योरी है वो हमारी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं करती, इसका मतलब भी क्या होगा कि हमारी थ्योरी जो है वो क्या है, रिजेक्टेड है, गलत है। क्लियर। ये 3 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से अगर ये तीनों रीजंस होंगे तो थ्योरी जो है वो रिजेक्टेड होगी। नेक्स्ट हम आते हैं 9.5 की तरफ। Comment on the statement, a theory capable of being proved right but not being proved wrong is not a scientific theory. आपके पास एक स्टेटमेंट आपको दी गई हुई है, ठीक है। आपने इस स्टेटमेंट को, इसके बारे में आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हम दोबारा पढ़ते हैं। अ थ्योरी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड राइट, ठीक है। एक थ्योरी ऐसी है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो राइट उसको हम प्रूव किया जा सकता है, बट नॉट बीन प्रूव रॉन्ग, लेकिन उसको हम रॉन्ग भी प्रूव नहीं कर सकते, इज़ नॉट अ साइंटिफिक थ्योरी। वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं होगी। क्यों, इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज आप क्या लिखोगे, लिखो बेटे, मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। बिकॉज इट लेक्स टेस्टेबिलिटी एंड फॉल्सिबिलिटी, ठीक है, विच आर असेंशियल फॉर साइंटिफिक मतलब आप साइंटिफिक नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें इसमें नहीं होती। आप सिंपल ये लिख के क्या लिख लोगे, बिकॉज। बिकॉज में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये, या बिकॉज इट लैक्स, क्या लेक करता है ये, क्या चीज़ में नहीं होता, बिकॉज इट लैक टेस्टेबिलिटी, इसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते इस थ्योरी को, और फॉल्सिबिलिटी भी नहीं कह सकते, ठीक है। क्लियर हो गया, आपने बस ये 2 चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 9.6। व्हाट हैज़ बीन द जनरल रिएक्शन टू न्यू आइडियाज़ अबाउट इस्टेब्लिश्ड ट्रूथ।
एक आपके पास बेटे कोई भी ट्रुथ है, कोई भी ऐसा साइंटिफिक नॉलेज है जो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और वो इस्टेब्लिश है, लेकिन क्या होगा कि उसके अंदर एक नए आइडियाज़ अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो जनरली एक्शन क्या होगा आपने ये बताना है, ठीक है। तो जब भी कोई नए आइडियाज़ आते हैं तो क्या होता है कि जो ट्रुथ है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। पीपल जो हैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग जो हैं उसकी फेवर में ही हों, कुछ लोग जो है पुरानी थ्योरी को, पुरानी चीज़ को डिफेंड करते हैं, और कुछ नई की चीज़ में जो है फेवर करेंगे। लेकिन एज टाइम पासिस, जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, ठीक है, तो जो एक्सेप्टेंस होता है ना, जो चीज़ उसके उसके बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा एविडेंस हो, वो क्या हो जाता है, वो नया आइडिया बन जाता है। आपको मैं सिंपली देखो इस तरह बताती हूँ कि देखो एक थ्योरी है, ठीक है, जो अगर हम पास्ट में जाते हैं तो पहले तक तो वो ठीक थी, लेकिन फिर कुछ अरसा, कुछ साल गुजरने के बाद नई इन्वेंशंस आई, नई डिस्कवरीज होगी और उसके अंदर नई चीज़ें ऐड अप होगी। तो शुरू शुरू में तो बेटे लोग जो हैं वो उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उसके फेवर में आते हैं कि ये जो नई थ्योरी आई है, जो नई बातें इसमें ऐड हुई हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके अगेंस्ट चलते हैं। लेकिन जिस तरह फ्रॉम टाइम टू टाइम गुजरता जाता है वक्त, तो तमाम के तमाम ही लोग जो हैं वो उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो नई थ्योरी में बातें होती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो सही साबित हो रही होती हैं, ठीक है। और इसी को आपने जो है वो राइट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने मतलब आप यही बताओगे कि ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एक्सेप्टेंस रेट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा लोग उसको फिर एग्री होना शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आओ 9.7। इफ़ अ हाइपोथेसिस इज नॉट टेस्टेबल इज द हाइपोथेसिस रॉन्ग, एक्सप्लेन। अगर किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता तो क्या वो हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ नॉट टेस्टेबल। अगर कोई भी जो हाइपोथेसिस है वो नॉट टेस्टेबल हो तो इट इज़ नॉट साइंटिफिकली वैलिड, तो उसको हम लोग वैलिड ही नहीं कहते, वो प्रूफ ही नहीं होती, वो सही नहीं होती, ठीक है। यानी कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना ज़रूरी है, अगर उसको टेस्ट ना किया जा सके तो वो हाइपोथेसिस रॉन्ग ही होगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है, आपने बताना है कि जो हाइपोथेसिस है इट इज़ नॉट, अगर वो साइंटिफिकली वैलिड नहीं होगी, उसको हम लोग इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ नॉट टेस्टेबल, ठीक है, अगर वो टेस्टेबल नहीं होगी, इट इज़ नॉट साइंटिफिकली वैलिड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है, मतलब वो वैलिड तो नहीं होगी। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि इफ़ द हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। देखो अगर कोई बेटे हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल ना हो, उसको हम टेस्ट ना कर सकें, ठीक है, तो वो साइंटिफिकली क्या होती है, वैलिड नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हाइपोथेसिस गलत ही हो, ठीक है। तो हम लोग उस वक़्त तक इसके बारे में कोई भी एवोल्यूशन जो है नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि उसको टेस्ट ना किया जाए। क्लियर हो गया। यानी कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम 9.8 की तरफ। एक्सप्लेन हाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा कैन नॉट प्रूव दैट द प्रेडिक्शन इज ऑलवेज करेक्ट बट कैन प्रूव इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। आपने एक्सप्लेन करना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हमें प्रिडिक्शन सही तरह से प्रूव नहीं करता और वो ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इट माइट नॉट कवर ऑल द पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि मतलब सिंपल है, आपके पास दो डाटाज हैं, एक छोटा सा डाटा है और एक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर मतलब डिफरेंस करना है कि जो स्मॉल डाटा है वो आप उसकी जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो बेटे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगी कि जो हमारी प्रेडिक्शन है वो हमेशा ठीक नहीं होंगी। तो डाटा जो है वो इस तरह के प्रेडिक्शंस का डाटा जो है वो सही नहीं होता, हमें फुल फ्लैज पूरा डाटा चाहिए होता है। जैसे कि मैं सपोज करो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 2014 से लेकर 16 तक जो है वो कितने जो है पर्सन है उनकी डेथ हुई है टीबी से या कैंसर से,
तो इसमें अगर हम लोग सिंपल ये डाटा बता देते हैं कि 2014 से लेकर 2020 तक जो है इतने लोग टीबी से डेथ हुई, इतने लोगों से कैंसर की डेथ हुई, तो ये जो डाटा है ये हमारा क्लियर डाटा नहीं है, ये तो छोटा सा डाटा है ना, बस आपने पर्सनस का नंबर लिख दिया। लेकिन अगर इसी तरह मैं एक और डाटा देती हूँ, उसमें मैं पूरा पर्सन, जितने भी पर्सन हैं जिनकी मैंने डेथ बताई है, मैं उनकी एज लिमिट भी बताती हूँ कि टीनेजर्स कितने थे, ठीक है, अडल्ट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं और एजड पीपल्स कितने हैं। तो जितना डाटा हमारा ज़्यादा होता है उतनी ही वो चीज़ जो है वो क्या होगी, हमारी ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स होगा, ठीक है ना। तो डाटा अगर आपका छोटा होता है तो वो उसको हम लोग करेक्ट तस्वुर नहीं करते स्मॉल अमाउंट को। डाटा आपका जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो ऑथेंटिक होता है और उतनी ही वो हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि प्रेडिक्शन जो है वो ऑलवेज करेक्ट नहीं होगी अगर हमारा डाटा जो है वो शॉर्ट होगा। तो प्रेडिक्शन हमारी फेल भी हो सकती है और हमेशा सही नहीं हो सकती। जितना डाटा ज़्यादा होता है उतनी हमारी प्रेडिक्शन ज़्यादा कामयाब होती है और ज़्यादा ट्रू होती है। क्लियर हो गया ना आपको, जिस तरह मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9.9। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्सपेरिमेंट एंड अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में और एक्सपेरिमेंट में क्या रिलेशनशिप है ये आपने बताया है। बेटे हाइपोथेसिस क्या होती है उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और एक्सपेरिमेंट की आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने बताना है कि जो एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं ना तो उसका जो डाटा है उससे हमें पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर तो एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित हो जाती है कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है तो हम आगे मूव करते हैं, और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट हमारी हाइपोथेसिस को के साथ मैच नहीं करता तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में और हाइपोथेसिस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया। हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस से मैच होगा तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। आपने इन दोनों में, इस क्वेश्चन में पहले एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बता देना है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हाइपोथेसिस अगर आपका एक्सपेरिमेंट आप करो, आपका जो डाटा आता है उससे आपको पता चलेगा कि आपकी हाइपोथेसिस बेटे ठीक है या गलत है, और अगर गलत है तो हम अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 9.10 यानी कि 9.10। डिस्क्राइब व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नीड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। आपने सिंपल बताना है कि ये क्यों ज़रूरी हैं। जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस है ये बेटे रिसर्च में बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं। बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज ऐसे हैं रूटीन की लाइफ में जिनको, जो हमारे रूटीन के चैलेंजेस हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनके लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग, जितना हमारे पास नॉलेज होता है साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जब वो इकट्ठे कंबाइन होके काम करती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ईज आउट मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। इसकी वजह से जो है नई नई एडवांसमेंट आती हैं टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, इन्वायरमेंटल इशू में और बहुत सारे और एरियाज़ में भी। अगर आप पीछे हो ना बेटे, यहाँ से भी इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। ये असेंशियल टेक्निक एंड मेथड, यहाँ से देखो एग्जांपल में लिख सकते हो, जैसे कि बायोफिज़िक्स है तो जब बायो और फिज़िक्स को हम कंबाइनली एक करेंगे तो हमारे पास हम बहुत सारी टेक्निक्स बना सकते हैं, वो लिख सकते हो। मेडिकल फिज़िक्स में फिज़िक्स और मेडिसिन को अगर हम लोग कंबाइनली इकट्ठा एक ही डिसिप्लिन में लेके चलेंगे तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सबकी थोड़ा थोड़ा रेफरेंस जो है वो सबका लिख सकते हो। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं, यानी कि फिज़िक्स का बाकी साइंसेज के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये दो जो साइंसेज हैं अगर इकट्ठे काम करेंगे तो आपको उससे क्या हेल्प मिलेगी, वो सारा का सारा आप इस क्वेश्चन में बेटे डिटेल से लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट डी। पार्ट डी की तरफ हम आएंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन आपके पार्ट सी के टोटल 10 क्वेश्चन थे। 10 के 10 बेटे मैंने आप लोगों को करवा दिए, ये सारे आपने करने हैं। ठीक है, इनमें से कोई चीज़ मैंने ओरली सारे आपको समझाए हैं, आपने इनको खुद लिखने की कोशिश करनी है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि रिटन फॉर्म में आपसे नहीं
राइट किया जा रहा, तो आप इसको जो है वो बेटे मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारा आता है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, लेकिन इसमें आपके पास चॉइस होती है। आपने इसको लेंथी क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। पार्ट डी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए 9.1 की तरफ। व्हाट आर द मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, स्टेट ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, आपको से क्या पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय व्हाट आर द मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, स्टेट ब्रीफली। अगर अपनी बुक के पीछे आए बेटे, बिल्कुल स्टार्ट पे आओ, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पहले आपने फिजिक्स डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिजिक्स की डेफिनेशन किधर है, इधर दी हुई है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया था। पहले आप फिजिक्स की डेफिनेशन लिखोगे, देन आपने क्या हेडिंग देनी है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और 1 बाय 1 हर ब्रांच की आपने हेडिंग देनी है, और हेडिंग दे के आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। टोटल 12 ब्रांचेस आपकी बुक में दी हुई हैं, 12 की 12 आपने यहाँ पे राइट करनी है। क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आओ आप लोग। What is meant by interdisciplinary fields of physics? Give 3 examples. Interdisciplinary fields of physics. पेज नंबर 185 पे आप लोग आएँ। पेज नंबर 185 पे बेटे आपका ये टॉपिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पहले राइट करना है। पहले आपने हेडिंग देनी है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स की, या इंटरडिसिप्लिनरी लिख के उसको डिफाइन करना है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 सबकी जो है वो हेडिंग्स दे के तो उनको एक्सप्लेन करना है। आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है गिव 3 एग्जाम्पल, तो सिर्फ और सिर्फ 3 आप लोगों ने डिसिप्लिन लिखने हैं और उन तीनों ही को आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आओ, 9.3 की तरफ हम आए। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेप विद एग्जाम्पल। साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, आपकी बुक में डिटेल क्वेश्चन है, ये मैंने भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये हैं आपके साइंटिफिक मेथड, ठीक है। 1 बाय 1 हर मेथड आपने पहले लिखना है, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन देनी है। फिर आपने सबके नंबर वैसे दे के उनके नाम लिख लेने हैं। फिर आपने 1 बाय 1 सबकी हेडिंग देनी है और इनको इसी तरह से जैसे ये लिखे हुए हैं सारा का सारा आपने अच्छी तरह से यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन, आपने सारा यहाँ पे जो है इसको राइट करना है। फिर आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट द टर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग विद एग्जाम्पल। आपकी यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। आपने इन सब की बेटे डेफिनेशंस लिखनी है और सबकी एग्जाम्पल्स भी लिखनी है, ठीक है। साइंस की लिखनी है, व्हाट इज साइंस। आपकी बुक के बिल्कुल स्टार्ट पे अगर आप लोग आओ, इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये साइंस दिया हुआ है। साइंस क्या है, साइंस के 2 डिसिप्लिन क्या हैं और साइंस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स आपने कोई भी एग्जाम्पल दे दो। फिर क्या है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटे, हमने यहाँ पे पढ़ी थी व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। मैंने आपको ये देखो, टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, ठीक है। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देनी है और यहाँ पे बताना है कि टेक्नोलॉजी को हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऑटोमोबाइल, रेडार और लेज़र टेक्नोलॉजी, और इनके बारे में डिटेल से आपने लिखना है। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की हेडिंग देनी है आपने और यहाँ से आपने क्या लिख देना है, इंजीनियरिंग के बारे में लिखना है, दिस इज़ इंजीनियरिंग। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेडिंग दोगे, टेक्नोलॉजी को डिफाइन करोगे, फिर इन तीनों को करोगे, इनकी एग्जाम्पल हो जाएंगी। फिर आपने इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हेडिंग देनी है, उसको डिफाइन करना है। और यहाँ पे 3 तरह के इंजीनियर्स आपको, सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एविएशन इंजीनियर, ठीक है। ये आपने डिटेल से बताना है, यहाँ तक आपने इसके बारे में डिटेल से लिखना है, ठीक है। और साइंस की डेफिनेशन बिल्कुल चैप्टर के आपके स्टार्ट में दी हुई है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 9.5, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, गिव सम एग्जाम्पल। कि फिज़िक्स का हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें क्या स्कोप है, फिज़िक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपने सारा का सारा बताना है कि फ़िज़िक्स में हम लोग क्या करते हैं, फ़िज़िक्स से हमें क्या हेल्प आउट मिल रही है, हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसको सारे को आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। बेटे अगर आप लोग शुरू में चलो, यहाँ पे आए अपने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में, ये देखें जहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है ना, ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दी हुई हैं और जो इंटरडिसिप्लिन दिए हुए हैं, इन सबको कंबाइन फॉर्म में आपने पॉइंट की फॉर्म में लिख के तो अपना क्वेश्चन लिखना है। आप बताओगे कि फ़िज़िक्स में हम लोग जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हम मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, हम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, हमें एटम का स्ट्रक्चर फिजिक्स की वजह से पता चलता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ
न्यूक्लियस और जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स में हमें बायोलॉजी में बहुत हेल्प मिलती है, उसमें सारा आप लिखोगे कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये। इसके अलावा बहुत सारे एडवांसमेंट जो डिजीज़ हैं उनकी जो ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि MRI है, CT स्कैन है, एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट है, ये तमाम की तमाम हम फिज़िक्स का जो नॉलेज है उसको लेके जो है इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर एस्ट्रोफिज़िक्स आप बताओगे, इसके बारे में सारा लिख देना, ठीक है। जियो फिज़िक्स के बारे में, क्लाइमेट फिज़िक्स के बारे में, कंप्यूटेशन बायोलॉजी फिज़िक्स के बारे में। यानी कि आपने जो आपकी यहाँ पे इंटरडिसिप्लिन और जो ब्रांचेस हैं इनको कंबाइन फॉर्म में आपने एक नोट बना के बेटे इधर लिखना है इसकी इम्पोर्टेंस। अगर आपकी मर्ज़ी है आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी बेटे लिख सकते हो। क्लियर हो गया? हमारा चैप्टर 9 बेटे कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9 की एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। एक्सरसाइज के टोटल 4 पार्ट्स थे, 8 MCQs वो भी हमने कर लिया। बी पार्ट में हमारे पास क्या थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। सी में हमारे पास क्या थे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको करवा दिए। और इन द एंड हमने क्या किया, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग आंसर्स, ये आपने डिटेल आंसर लिखने होते हैं। मैंने आपको सारे अच्छी तरह से समझा दिए और आपने एज इट इज़ ही ये अपने पेपर में लिखने हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है बेटे तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके आंसर्स मैं दे सकूँ, ठीक है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी 9th क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।